Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Healer. In today's video, we are going to discuss some important questions of chapter solutions which may be asked in your board examination of February 2025. Let us start with MCQs. First MCQ, which of the following solutions indicate that gas solute is dissolved in liquid solvent? Now see, in this solution, solute is in gaseous state and solvent is in liquid state. You have to find out the correct answer. How? First option C, sugar solute रहेगा. It exists in solid state and water liquid रहेगा. Therefore, this is a type of solid liquid solution. तो ये आंसर नहीं रहेगा. Second option, alcohol solute. It exists in liquid state, water solvent, liquid रहेगा. Therefore, it is liquid type of solution. Option C, carbonated drinks. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स प्रिपेयर करते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता अंडर सम प्रेशर. तो यहाँ सोल्यूट कौन सा रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड विच एग्जिस्ट एज गैस एंड सॉल्वेंट वाटर रहेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसलिए आपका आंसर रहेगा सी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. Next question. Pressure cooker reduces cooking time because. अब देखिए, कुकर में जब हम खाना पकाते हैं उस समय inside the cooker vapor pressure of water increases. वेपर प्रेशर बढ़ने के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के कारण कुकिंग रिएक्शंस जो होती है वो फास्ट होती है, जिसके कारण खाना बनाने के लिए काफी कम समय लगता है. तो अब यहाँ आंसर कैसे हम ढूंढेंगे? पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, इन कुकर हीट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड. नहीं. ऑप्शन बी, हायर प्रेशर इनसाइड द कुकर क्रशेज द फूड मटेरियल. ये भी गलत है. सी, इन कुकर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एलिवेटेड. ये ऑप्शन सही है. यहां लिखा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कुकर में, इसलिए आंसर हम लिखेंगे सी, इन कुकर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is elevated. मतलब बढ़ेगा. देखते हैं तीसरा क्वेश्चन. Has maximum depression in freezing point. Now, how to find out the answer? Which method you have to use here to find out the answer? हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. सबसे पहले आपको इन इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा. तो मैं यहाँ आपको मेथड बता रहा हूँ, डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन. सो इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन. पहला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? Li2SO4. ये कैसे स्प्लिट होता यू शुड नो. 2Li पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. देन हमें फाइंड आउट करना है टोटल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन. नाउ हाउ टू फाइंड आउट. देखिए जरा, यहाँ कंसंट्रेशन दिया है 0.5, ठीक है, इनटू हाउ मेनी पार्टिकल्स और आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन 2 + 1 3. कितना मिलेगा? 1.5. Second electrolyte is ACl. It produces A positive and Cl negative. Concentration given here 1 into कितना करना पड़ेगा? 1 + 1 2 ions are present in the solution मिलेगा 1. Next is A add 2SO4 thrice.
ये कौन सा आयंस बनाता? एल्यूमिनियम ऑलवेज Al3 पॉजिटिव बनाएगा, SO4 ऑलवेज SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ 2 है इसलिए यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 है इसलिए यहाँ 3 लिखेंगे। कंसंट्रेशन गिवन इज 0.5 इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया बेटा? 2 + 3 5, सो दैट वी विल गेट 2.5। टोटल पार्टिकल्स कहेंगे या टोटल कंसंट्रेशन कहा तो भी चल जाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? BaCl2। कौन सा आयंस बनाएगा? Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब कंसंट्रेशन कितना दिया है बच्चों? देखिए 0.5। एंड व्हाट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और डिसोसिएटेड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रोलाइट 3। कितना मिलेगा? 1.5। अब हमें क्या पता करना है? मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए अच्छे से याद रखना, रिमेंबर वेल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल्स की संख्या सॉल्यूशन में बढ़ती है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब हमें यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम पता करने के लिए पार्टिकल्स की संख्या सबसे ज्यादा होना जरूरी है। कहाँ है बताइए मैक्सिमम? देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ लिखा है 1.5, 1, 2.5, 1.5। विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू? 2.5, that is for Al2SO4. Therefore, your answer is C, 0.5 molar Al2SO4 thrice. आगे बढ़ते हैं। A living cell contains a solution which is isotonic with 0.3 molar sugar solution। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस किसी कहा जाता है? तो ऐसे सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन मगअप करना है बच्चों। द सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर सेड टू बी आइसोटोनिक। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। अब आगे क्या पूछा है देखिए, व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स व्हेन द सेल मतलब लिविंग सेल, जो पहले सेंटेंस में दिख रहा आपको। सेम सेल को जब हम प्लेस्ड करेंगे 0.1 मोलर केसेस सॉल्यूशन में एट बॉडी टेम्परेचर। तो अब देखिए यहां में दो सॉल्यूशंस को यूज करना है, एक शुगर सॉल्यूशन, दूसरा केसेस सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? तो इसका जो मेथड है हम आपको बता रहे हैं। पाई इक्वल्स हमें क्या करना पड़ेगा? पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होता पाई शुगर माइनस पाई KCl। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है? MRT। इस प्रकार से M मतलब मोलरिटी होता है, ठीक है। R गैस कांस्टेंट रहेगा, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे भी KCl का पाई निकालने के लिए MRT हम यूज करेंगे। अब इन दो में से R और T कांस्टेंट रहते हैं बट मोलरिटी चेंज किया। 0.3 इन केस ऑफ शुगर, 0.1 इन केस ऑफ KCl, इसलिए इसको M1 कहेंगे, इसको M2 कहेंगे। यहाँ फिर हमें एक और फैक्टर यूज करना पड़ेगा I1। I क्या है? वैन हॉफ फैक्टर, जिसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। Right now, remember significance of I as Van 't Hoff factor। वहां I1 लिया हमने शुगर में, तो यहां हम I2 लेंगे। इक्वल्स I1 कितना? शुगर, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। रिमेंबर वेल, शुगर इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट और सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैन 't Hoff फैक्टर कितना रहता? 1 ऑलवेज। इसलिए I1 का वैल्यू हमने 1 रखा, इनटू M1 मोलरिटी 0.3 रहेगी। RT हम कॉमन निकालेंगे, R का वैल्यू वगैरह हम लिखेंगे यहाँ पे 0.08205 इनटू टेम्परेचर वगैरह हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे। I2 कितना रहेगा? KCl कौन से आयंस बनाता पहले वो देखना, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट कहना। इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस बनाएगा उतना ही I का वैल्यू रहेगा। अब कितने आयंस KCl ने बनाए? 1 + 1 2, इसलिए यहाँ I2 का वैल्यू 2 रहेगा इनटू कंसंट्रेशन 0.1 इनटू अब टेम्परेचर। क्या इस
क्वेश्चन में कहीं टेम्परेचर आपको दिख रहा क्या, वैल्यू इज गिवन और नॉट, तो वैल्यू यहां नहीं दी है। फिर यहां क्या दिया है, एट बॉडी टेम्परेचर इज मेंशन ओवर देयर, क्या बता सकते हो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी इन नॉर्मल कंडीशन, डू यू नो? यस, इट इज गिवन इन बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स में आपको मिलेगा टेम्परेचर, या बायोलॉजी वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा। रिमेंबर वेरिएबल, नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन हम सेल्सियस में यूज नहीं करेंगे, हमें टेम्परेचर किस में यूज करना है, केल्विन में। कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड करना, सो दैट विल गेट 310, तो यहां हम लिखेंगे 310। देयरफॉर 0.3 माइनस 0.2 यानी 0.1 होगा इंटू 0.08205 इंटू 310, इसी को हम इस प्रकार से लिखेंगे 0.08205 0.1 इंटू 310 यानी 31 होगा। अब इसको आप लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 8205 टू 31, 31 5 सा कितना होगा 155, 5 यहां लिखे 15 बच गए, 31 0 सा 0 प्लस 15 15 1 बच गया, 62 प्लस 163 6 बचे, 31 इंटू 8 248 होता है, प्लस 6 254 होगा। अब देखिए इतना मिल गया, अब डेसिमल पॉइंट हम कहां देंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद, तो अब यहाँ ऐसा वैल्यू आपको कहीं दिख रहा है, देखिए आंसर इज बी 2.548। थोड़ा कठिन है, आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ब्लड सेल्स retain their normal shape in solutions which are, अब नॉर्मल शेप का मतलब क्या होगा, जब ब्लड सेल को सॉल्यूशन में प्लेस किया जाएगा उस समय ब्लड सेल का स्वेलिंग या श्रिंकिंग नहीं होगा। स्वेलिंग क्यों हो सकता है ब्लड सेल का, अगर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट ब्लड सेल में ट्रांसफर होता है तो स्वेलिंग होगा, और ब्लड सेल से सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाता है तो श्रिंकिंग होगा। लेकिन स्वेलिंग या श्रिंकिंग नहीं हो रहा, मतलब इस केस में सॉल्वेंट का फ्लो नहीं हो रहा, नो सॉल्वेंट विल फ्लो इन दिस केस। अब सॉल्वेंट कब फ्लो नहीं होता है, जब ब्लड सेल में रहने वाला फ्लूइड और सॉल्यूशन इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें क्या कहना, आइसोटोनिक। इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, ए आइसोटोनिक टू ब्लड। चलो आगे बढ़ेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज the effect of temperature on solubility of gas in water। अब पहले हम एग्जांपल लेंगे, बाद में देखेंगे कैसे आंसर लिखना है। हमने क्या करना है, वेसल लेना है, इस वेसल में सोडा वाटर या कार्बोनेटेड ड्रिंक हम लेंगे। मान लो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक में ये जो आपको दिख रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल है, और ये जो आपको दिख रहे हैं बाकी ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल्स है। ये गैसियस स्टेट में रहता है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स विल आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। इसलिए पहला स्टेटमेंट हम लिखेंगे एज टेम्परेचर increases volume of gas also increases।
जिसके कारण क्या होगा, पहले जो गैसेस मॉलिक्यूल इस प्रकार से थे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उनका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, इनका वॉल्यूम बढ़ के इस प्रकार से बड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में या सॉल्वेंट में उनका एकोमोडेशन डिफिकल्ट होगा। जितने जितना भी वॉल्यूम सॉल्वेंट का रहता है उसमें CO2 गैस मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम बढ़ने के कारण एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता, जिसके कारण यहां से कुछ गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और गैसेस मॉलिक्यूल्स निकल जाने के कारण गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में कम होती है। इसलिए हम क्या कहेंगे यहां पे, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू accommodate gas molecules in given volume of solvent, जिसके कारण solubility कम होती है, therefore solubility of gas in liquid decreases as temperature increases। ठीक है, तो जो मुझे लगता है वो मार्किंग स्कीम किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ आधा मार्क रहेगा और इस पॉइंट पे भी आधा मार्क, इस प्रकार से 1 मार्क आपको दिया जा सकता है। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of anhydrous sodium sulfate in water। एनहाइड्रस मतलब इसके साथ पानी या वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े नहीं रहेंगे। जब हम सोडियम सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करते हैं उस समय हीट इवॉल्व होती है। जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहना। इसलिए पहला पॉइंट हम किस प्रकार से लिखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट in water is exothermic। इस पे आधार मिलेगा। ठीक है, बाद में हम यहां कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, ली कैटेलियर्स प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑलवेज फेवर एट लो टेम्परेचर। इसलिए अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी कम होगी। इसीलिए हम आंसर कंटिन्यू कैसे करेंगे, आगे कैसे लिखेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर्स प्रिंसिपल solubility of anhydrous sodium sulfate in water decreases as temperature increases। इस पे आधार रहेगा। देखिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर में एग्जैक्टली क्या लिखना है ये आपको इन वीडियोस में पता चल रहा है। मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से याद करोगे, समय मिला तो और बाकी जो बचा पोर्शन है उनको भी थोरोली पढ़ोगे। एक क्वेश्चन, व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज लोअर्ड by dissolving a non-volatile solute into it। पहले हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, इस प्रकार से आंसर लिखना है बाद में देखेंगे। हमने क्या किया है, एक सॉल्वेंट लिया, देखिए ये सॉल्वेंट है वाटर, ये हमने वाटर सॉल्वेंट है। अब इसमें हमने
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करना है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसा सोल्यूट जो वेपर फेज में नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, शुगर, यूरिया। तो हमने सोडियम क्लोराइड ऐड किया, ये सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल से, पार्टिकल्स से, ठीक है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड पार्टिकल्स बल्क में आपको दिख रहे हैं, वैसे कुछ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स सरफेस पे भी रहते हैं, जिसके कारण हम क्या कहेंगे कि थोड़ा बहुत सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स। इसलिए पहला स्टेटमेंट हम लिखेंगे, सम पार्ट ऑफ सरफेस एरिया of the solution is occupied by non-volatile solute particles। ठीक है। अब देखिए, इतना सारा सरफेस एरिया सोल्यूट पार्टिकल ने कवर किया, जिसके कारण यहां से वेपर फेज में जाने वाले मॉलिक्यूल की संख्या जो रहेगी, मतलब सरफेस से, नॉट फ्रॉम हियर, सरफेस से वेपर फेज में जाने वाले मॉलिक्यूल की संख्या जो रहेगी वो क्या होगी? कम होगी। सरफेस से वेपर फेज में जाने वाली मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार से देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, वेपर प्रेशर यहां कम होने का रीजन लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स evaporating from surface of solution decreases। अब वेपर फेज में जाने वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या कम होने के कारण ही वेपर प्रेशर जो क्या होता? कम होता। देयरफॉर वेपर प्रेशर of solvent is lowered by dissolving non-volatile solute into it। आधा हमारा पहला सेंटेंस, आधा हमारा दूसरा सेंटेंस, इस प्रकार से एक मार्क आपको मिल जाएगा। जरा याद रखना बेसिक पॉइंट, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के वेपर फेज में रहेंगे उतना ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा। मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी वेपर फेज में तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। स्टेट राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वोलेटाइल का मतलब क्या होता? तो सब्सटेंस वेपर फेज में कन्वर्ट होगा आसानी से, लिक्विड से कहा जाएगा वेपर फेज में, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट्स कैसे है? वोलेटाइल। तो ऐसे केस में हम राउल्स लॉ का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये आपको मदद करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम है सब। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile component in solution is equal to product of vapor pressure of pure component and its mole fraction in solution। इस प्रकार से देखिए आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। Question number 10. What type of deviation from Raoult's law is expected when ethanol and acetone are mixed with each other? तो पहले हम इथेनॉल के बारे में सोचेंगे। देखिए इथेनॉल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा? COH5OH। यहाँ OH इज द फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव रहेगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। फिर सेकंड मॉलिक्यूल हम इस प्रकार से लिखते हैं
H पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो डिफरेंट इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, लेकिन जब हम इनमें एसीटोन ऐड करेंगे, इथेनॉल में जब एसीटोन ऐड करेंगे, तो यहाँ इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एसीटोन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिसके कारण ये अट्रैक्शन ब्रेक होता है। इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में रहने वाला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते और नए प्रकार के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होते बिटवीन इथेनॉल एंड एसीटोन, विच आर वीकर दैन। ये जो नए प्रकार के फोर्सेस डेवलप होते हैं ना बच्चों, वो वीक रहते हैं एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन इथेनॉल। अब एसीटोन ऐड करने के बाद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होने के कारण ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से वेपर फेज में चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले गए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, और जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट से भी ज्यादा होता है, उस समय कहा जाता पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? सिंपली लिखना, राइट, दिस वे, पॉजिटिव deviation from Raoult's। आपने सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन लिखा तो भी चलेगा। अब ये पहला एग्जांपल हुआ पॉजिटिव डेविएशन का, और कोई एग्जांपल हमारे सिलेबस में है क्या? यस, वन मोर एग्जांपल इज गिवन ओवर देयर। ये आपको मदद करना है, CS2 एंड एसीटोन। ये दो पेयर्स है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाती, फिनॉल एंड एनिलीन। देन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये दो पेयर्स निगेटिव डेविएशन दिखाती है। एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी दिया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए हर एक एस्पेक्ट, इसलिए क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो एक मार्क के लिए ही रहेगा। What is the effect on the boiling point of water if 1 mole of methyl alcohol is added to 1 dm cube of water? तो यहां सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड रहता, बता सकते हो? तो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर रहेगा वाटर का, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। ये बेसिक एस्पेक्ट आपको याद रखना है। इसलिए हम पहला सेंटेंस किस प्रकार से लिखेंगे? हायर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर lower will be its boiling point। ठीक है, अब यहां हमने क्या करना है, 1 मोल मिथाइल अल्कोहल को 1 डीएम क्यूब वाटर में ऐड करना है। मिथाइल अल्कोहल वोलेटाइल लिक्विड है, वाटर इज ऑल्सो वोलेटाइल लिक्विड। अब दोनों वोलेटाइल होने के कारण दोनों के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे, जिसके कारण वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी, वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज, और वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे? व्हेन मिथाइल अल्कोहल, डायरेक्टली हम लिखेंगे व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू water, vapor pressure of solution increases, hence boiling point decreases। इस पे आधा मार्क रहेगा, इस पे आधा। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। आप अच्छे से मगब करके रखोगे, हायर द वेपर प्रेशर लोअर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहां हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। नाउ व्हाट इज हेनरीज लॉ, व्हाट डज इट एक्सप्लेन? तो बच्चों याद रखना है आपको, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर ऑफ गैस। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो अच्छे से याद करके रखना। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसलिए हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड
at constant temperature is directly proportional to pressure of gas above the solution. इस पे एक मार्क रहेगा, इसी प्रकार से लिखना। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे इफ एस इज solubility of gas in liquid in mole per liter, then S is directly proportional to P. Therefore S इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कांस्टेंट लेना पड़ेगा KH into P। फिर लिखना P is a pressure of gas in bar KH is Henry's law constant। इस प्रकार से आप लिखोगे। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है उस पे आधा मार्क रहेगा और आधा मार्क सिग्निफिकेंस पे रहेगा। एस और पी क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, उस पे आधा मार्क रहेगा। ठीक, अब इतना आंसर आपको लिखना है। एक और पॉइंट बता के रखता हूं आपको, के एच का यूनिट ऑफ के एच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट हम कैसे लिखेंगे आपको पता होना चाहिए। KH का फॉर्मूला, इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो KH का फॉर्मूला क्या मिलेगा, S बाय P। S का S मतलब सोलिबिलिटी होता है जिसका नेट मोल पर लीटर रहेगा और P का नेट रहेगा बार। ये एडिशनल पॉइंट हमने आपको बताया, इसको एग्जाम में या आंसर में इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, गिव द यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, याद कर लेना। Question: Solubility of N2 gas at 1 bar pressure at 25 degrees Celsius is 6.85 into 10 to the power minus 4 mole per liter। तो पहले हम given लिखेंगे। What is given here? Solubility of N2 gas दिया है 6.85 into the power minus 4 mole per liter। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज आल्सो गिवन 1 बार। उसके बाद क्या पूछा है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब हमें क्या निकालना है, कि एच निकालना है। फॉर्मूला कौन सा रहेगा, अभी हमने लॉ को डिस्कस किया है, सोलिबिलिटी बाय प्रेशर, सोलिबिलिटी 6.85 into 10 to the power minus 4 divided by 1, you will get 6.85 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर बार। इस प्रकार से KH मिल गया। ठीक है, यहां तक आपको एक मार्क दिया जाएगा, आधा मार्क फॉर्मूले पे रहेगा, आधा मार्क इस आंसर पे रहेगा। ठीक, उसके बाद बी क्या पूछा है, मोलैरिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब N2 गैस की मोलैरिटी डिसॉल्व्ड इन वाटर मतलब आपको क्या निकालना है, यहां कंफ्यूजन होता है, कैसे निकालना, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों याद रखोगे, दिस इज नथिंग बट द सोलिबिलिटी ऑफ N2 गैस अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, partial pressure of N2 gas at this temperature and pressure is given 0.75 बार। इस प्रकार से दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सोलिबिलिटी ऑफ N2 गैस निकालना है, इसलिए N सोलिबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा S इक्वल्स KH into P। अब KH कितना दिया है, 6.85 निकाला है हमने, देखिए डिटरमाइन किया है, इनटू प्रेशर कितना लेना है, 0.75 बार। अब देखिए इसको आप लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जब भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपको लॉग टेबल ही यूज करना है। लॉग टेबल के कैलकुलेशंस कैसे करना है, कहां लिखना है, तो देखो हम इतने साल से पेपर चेक करते आ रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं, लॉग के कैलकुलेशन यही लिखते हैं बीच में, गलत है। आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पूरे लॉग के कैलकुलेशन सेपरेटली लिखना है।
अब हमें लॉग कैलकुलेट करना है इसका 6.85 इंटू 0.75 कैसे करना, लॉग टेबल की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना, डेसिमल के पहले एक डिजिट है इसलिए 1 माइनस 1 कितना होगा 0। फिर आप लॉगरिथम देखोगे, लॉगरिथम देखते समय 68 का 5 में मैंटिसा देखना है। 68 का 5 में देखिए जरा, आपके पास लॉग टेबल होगा, इफ लॉग टेबल विथ यू 68 का 5 में मिलेगा 857। ठीक है, यहाँ इनटू है इसलिए यहाँ प्लस करना पड़ेगा। 0.75 डेसिमल के पहले एक जीरो है इसलिए ऐसे नंबर का कैरेक्टरिस्टिक हम कितना लेंगे, एक जीरो है इसलिए 12 हम यहाँ लिखेंगे। फिर 75 का जीरो में मैंटिसा देखना है 8751। सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, ऐड करना है। 7 प्लस 1 8 होगा, 5 प्लस 5 0, यहाँ रहेगा 1। 7 प्लस 1 8 प्लस 3 11 1 कैरी होगा। 8 प्लस 8 16 प्लस 1 71 कैरी होगा। 1 प्लस 1 माइनस 1 0 होगा और उसके बाद हम x इक्वल्स क्या निकालेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.7108। एंटी लॉग के पेज पे आप जाओगे, एंटीलॉग देखते समय डेसिमल के बाद वाले पहले दो डिजिट 0.71 इस कॉलम में देखना है आपको। 0.71 यहां देखना पड़ेगा, देखिए 0.71। ठीक है, उसका जीरो में देखोगे 8 का मेन डिफरेंस है। 0.7 का जीरो में 5129 आपको दिखेगा और उसी रो में 8 का मेन डिफरेंस 10 है, मतलब कितना मिलेगा 5139। 5139 डेसिमल पॉइंट ऑलवेज एक डिजिट के बाद देना, और यहाँ जो दिखता है वो 10 का पावर फॉर्म करेगा, ऑलवेज याद रखो। 10 टू द पावर 01 होता है इसलिए वहां लिखने की आवश्यकता नहीं। सो दैट यू विल गेट 5.139 इंटू 10 टू द पावर -4 यूनिट लिखना है आपको मोल पर लीटर। अब यहाँ जो आंसर है डायरेक्टली उस पे आधा मार्क रहेगा और हो सकता है यूनिट पे आधा मार्क दिया जाएगा या थोड़ा मार्किंग स्कीम वेरी भी हो सकता है। अब देखिए हमने आपको बताया जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ऑलवेज यूज लॉग टेबल। क्यों? क्योंकि आपका आंसर बोर्ड एग्जाम में 4 डिजिट में होना जरूरी है। जेडब्ल्यू नीट की तैयारी करने वाले बच्चे जो है अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं जिसमें 2 या 3 ही डिजिट दिखाई देते हैं, जिसके कारण फिर फाइनली जब पेपर चेक किया जाता है बाय मॉडरेटर और क्रॉस मॉडरेटर या चीफ मॉडरेटर जो भी रहते हैं उनके द्वारा आपका स्कोरिंग जो है या आपके मार्क्स, आपका क्रेडिट कम हो सकता है। इसलिए ऑलवेज यूज लॉग टेबल और लॉग के कैलकुलेशंस आपको इसी प्रकार से लिख के रखना है। अब ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, नहीं लिखा तो क्या होगा, लिखा तो क्या होगा। समझो आपने लॉग की कैलकुलेशन इस प्रकार से लिखे, यहाँ 5.139 आपको आंसर मिल गया। लेकिन कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, घाई घाई में वो क्या करते हैं, गड़बड़ी में 5.139 की जगह 5.1387 लिखते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को देखते हैं। वहां 5.139 अगर हमें दिख रहा है तो हम पूरा क्रेडिट देते हैं, मार्क्स बिल्कुल ही नहीं काटते। 14th question, give 4 characteristics of solution which obeys Raoult's law at all concentrations. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में दिया गया है, आपको सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली हमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो हिंट इज गिवन हियर, ओबेस राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है एट ऑल कंसंट्रेशन? दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो आपको यहां आइडियल सॉल्यूशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अब आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां, बेंजीन एंड टोलुइन, इसका मिक्सचर हम लेंगे। बताइए जरा बच्चों, बेंजीन और टोलुइन पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस? दोनों नॉन पोलर है। नॉन पोलर सॉल्यूशन, नॉन पोलर सब्सटेंसेस में कौन सा अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो बेंजीन में वैन डर वाल्स रहेंगे, टोलुइन में वैन डर वाल्स रहेंगे, और बेंजीन को जब टोलुइन में मिक्स किया जाता है तो निर्माण होने वाले फोर्सेस भी वैन डर वाल्स ही रहेंगे। इसलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट।
attractive forces are similar to solute and solvent attractive forces. मतलब सोल्यूट में, सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट होते हैं सबका नेचर सेम ही रहता। यही ट्रिक है आइडियल सॉल्यूशंस को पहचानने की। दूसरा कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक, डेल्टा एच मिक्सिंग कितना रहेगा। अब देखिए सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सभी में नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम होने के कारण जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे हीट एनर्जी इज नाइदर इवॉल्व नॉर एब्सॉर्ब्ड, जिसके कारण डेल्टा एच दैट इज द हीट चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग कितना रहेगा, जीरो। हीट इवॉल्व भी नहीं, एब्सॉर्ब भी नहीं। थर्ड, फिर से वही नेचर सभी अट्रैक्टिव फोर्सेस का सेम होने के कारण जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा, जिसके कारण डेल्टा वी मिक्सिंग कितना, नेक्स्ट। अब देखिए यहां सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे रहेगा। जब बेंजीन और टोलिन हम लेंगे बेटा तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे रहता है, बेंजीन और टोलुइन के बीच में रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंटरमीडिएट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ योर कंपोनेंट्स हाफ 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 हाफ। इस प्रकार से 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और थोड़ा सा एक यानी आपको रिक्वेस्ट है बेटा एग्जाम में आंसर्स लिखते समय शॉर्टकट नहीं लिखना है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। हमने V.P. लिखा है उसको आप पूरा लिखोगे, वेपर प्रेशर। Derive an equation which is used to determine molar mass of a non-volatile solute from vapor pressure lowering। 2 मार्क के लिए डेरिवेशन लिखना है। किस प्रकार से देखिए जरा, सबसे पहले लिखोगे डेल्टा P अपॉन P01 equals x2। डेल्टा P stands for vapor pressure lowering, P01 that is vapor pressure of pure solvent, x2 mole fraction of solute। x2 का फॉर्मूला मदद करना n2 by n1 plus n2, जिसके कारण इक्वेशन इसको हम 1 कहेंगे। इक्वेशन 1 becomes, वैल्यू रखना x2 की, तो हमें मिलेगा डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल्स n2 अपॉन n1 प्लस n2, where n1 और n2 का सिग्निफिकेंस लिखना, n1 and n2 आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, 1 यानी सॉल्वेंट, 2 यानी सोल्यूट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखना है। तो यहां वेपर प्रेशर लोअरिंग को यूज करना है विच इज नथिंग बट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड ओनली बाय डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट is very very small as compared to number of moles of solvent। तो हमें यहां कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या रहेगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 is much less than N1, hence N2 can be neglected, जिसके कारण हमें रिलेशन फिर क्या मिलेगा, डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल्स मिलेगा N2 अपॉन, अब देखिए N1 प्लस N2 का वैल्यू क्या मिलेगा, N2 को हमने निगलेक्ट कर दिया तो N1 प्लस N2 क्या रहेगा, N1 ही रहेगा, इसलिए N1 हम लिखेंगे।
उसके बाद N1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोस N1 और N2 का फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, या थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम इस प्रकार से, यानी कोई जो क्रेडिट है आपका लॉस नहीं होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे, लेट W1 बी द मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 be the mass of solute, M1 molecular weight of solvent, M2 molecular weight of solute। सिग्निफिकेंसेस लिख के रखना है, जिसके कारण हमें N1 का फॉर्मूला क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा। इससे देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद करें, मास अपॉन मोलार मास। मास कितना है N1 का, W1, मोलार मास कितना है M1। N2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिमिलर वे में लिखना है W2 अपॉन N2, ठीक है। फिर ये वैल्यूज हम कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में, डेल्टा T अपॉन P नॉट 1 इक्वल्स क्या रहेगा, N2 का वैल्यू W2 बाय M2, W1 बाय M1। इससे फिर हमें नया फॉर्मूला मिलेगा, देखिए कैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ लिखता हूं मैं, देखिए जगह कम होने के कारण डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इक्वल्स रहेगा। इसको रीअरेंज करना तो ये M1 ऊपर चला जाएगा, सो W2 इंटू M1 अपॉन क्या रहेगा, W1 इंटू M2। ऐसा पूरा डेरिवेशन लिख के रखना जरूरी है। अब हम 3 मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, obtain relationship between boiling point elevation of solution containing non-volatile electrolyte and its molar mass। अब डेरिवेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, किस प्रकार से हम लिखेंगे देखिए। सबसे पहले लिखोगे डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल्स एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा केबी इनटू मोलैरिटी, इक्वेशन 1 हम इसको कहेंगे। अब डेल्टा टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, केबी क्या है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, लेट W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट बी डिसॉल्व्ड इन, एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें सोल्यूट का मास W2 रहेगा, डिसॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद हम निकालेंगे बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला। मोल्स निकालने का फॉर्मूला मास बाय मोलार मास, मास कितना लिया है W2, मोलार मास कितना रहेगा M, ठीक है। उसके बाद हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स, क्योंकि हमें ये निकालना है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लोगे बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by mass of solvent in kg, जिसके कारण फॉर्मूला मिलेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी क्या रहेगा, W2 डिवाइडेड बाय M2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का मास हमने कितना लिया है, W1 ग्राम में लिया है, उसको kg में करना है, तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करते समय 10 टू द पावर -3 होगा। अब 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 3 होगा 1000 W2 डिवाइडेड बाय W1 इनटू M2। अब ये जो मोलैरिटी का वैल्यू मिलता है वो कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन 1, इसलिए इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा, इक्वेशन 1 में डेल्टा टीबी आपको दिख रहा है, इक्वल्स क्या रहेगा बेटा, केबी इनटू 1000 W2 अपॉन W1 इनटू M2। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो डेल्टा टीबी इक्वल्स फॉर्मूला मिलेगा 1000 KB इनटू W2 अपॉन W1 इनटू M। अगर डेरिवेशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए वो फॉर्मूला आप मार्कअप करके रखोगे। अब ये हमने डेल्टा टीबी का डेरिवेशन आपको बताया है, ठीक है।
डेल्टा टीएफ का भी डेरिवेशन आता है, तो सिमिलर वे में ही आप लिखोगे, सेपरेटली उसको मगअप करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट यू हैव टू मेक सम चेंजेस, बी की जगह एफ लिखना है, मतलब डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ रहेगा, के बी की जगह पे आपको के एफ यूज करना पड़ेगा। 2 मार्क का डेरिवेशन हो गया। मार्किंग स्टेम यहां पे भी हम नहीं बताएंगे, आपको पूरा का पूरा लिख के रखना है। अब एक और डेफिनेशन पूछा गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसको आप कैसे देखोगे? सिंपल वे में देखिए, मैं तो पूरा डेफिनेशन पढ़ाऊंगा या बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ solute particles in solution and इन सॉल्यूशन तक लिखा तो भी चलेगा, पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा, या थोड़ा सा हम इसको आगे भी बताएंगे, नॉट ऑन देयर नेचर। नेचर आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस डेफिनेशन इस प्रकार से लिखना है, 1 मार्क डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन लिखते समय नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ये लिखना जरूरी है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो 3 मार्क का दिया गया है। ए 4% सोल्यूशन वेट टू वेट ऑफ सुक्रोज, मोलर मास 342 ग्राम पर मोल इन वाटर, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.515 केल्विन। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज गिवन ओवर देयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4% वेट टू वेट, W बाई W का मतलब वेट टू वेट, व्हाट डज इट मीन? देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन, हम क्या लिखेंगे? गिवन पहले लिखेंगे। 4% वेट टू वेट का मतलब क्या होता है? तो मास ऑफ W2 जिसको हम कहेंगे ऑफ सुक्रोज इक्वल्स कितना रहेगा? 4 ग्राम, ठीक है। फिर W1 ऑफ सुक्रोज कितना रहेगा? तो देखिए W1 मतलब सॉल्वेंट का मास होता है। अब 4% का मतलब 4 ग्राम सुक्रोज जो रहेगा दैट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सुक्रोज का मास 4 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना रहेगा? 96 ग्राम रहेगा, ठीक है। उसके बाद मोलर मास दिया है बेटा M2 ऑफ सुक्रोज दैट इज 342 ग्राम पर मोल, इस प्रकार से दिया है। उसके बाद हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज निकालना है, इसलिए W1 ग्लूकोज कितना रहेगा? 5 ग्राम। W2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रहेगा। W1 ऑफ मतलब सॉल्वेंट का मास ग्लूकोज सॉल्यूशन में कितना रहेगा? 100 माइनस 5 यानी 95 ग्राम होगा। देन मोलर मास को दिया है M2 ऑफ ग्लूकोज इज गिवन हियर कितना? 180 ग्राम पर मोल दिया है। अब हमें कैसे सॉल्व करना है? देखिए, तो सबसे पहले सुक्रोज सॉल्यूशन से हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? KF का। उसके लिए डेल्टा TF हम निकालेंगे। सुक्रोज सॉल्यूशन का फॉर्मूला है TF नॉट माइनस TF। TF नॉट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, जो कितना दिया है? 273.15 माइनस TF मीन्स सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271.15, तो ये आपको कितना मिलेगा? 2 केल्विन के करीब मिलेगा, ठीक है। KF निकालने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? डेल्टा TF सुक्रोज इक्वल्स 1000 KF into W2 सुक्रोज डिवाइडेड बाय M2 सुक्रोज into W1 सुक्रोज, ऐसा फॉर्मूला यूज करना है। 1000 KF into W2 डिवाइडेड बाय M2 into W1। अब KF का डायरेक्टली हम आंसर निकालेंगे, कैसे? डेल्टा TF कितना मिल गया? 2 केल्विन into M2 कितना है? सुक्रोज का 342 into W1 कितना रहेगा सुक्रोज सॉल्यूशन में? 96 डिवाइडेड बाय 1000 होगा into W2 सुक्रोज कितना रहेगा? 4 ग्राम। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका आंसर कितना मिलेगा? देखिए, आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग टेबल से सॉल्व नहीं किया तो भी चल जाएगा, यहाँ कोई आवश्यकता तो नहीं दिख रही है। तो देखो, यहाँ 4
2 2 4, देन यहाँ 48 इस प्रकार से आप कर सकते हो। और 48 2 96, 9 48 9 बच गया। 48 4 160, 192 प्लस 9 201 होगा, 20 बचेगा। एंड 48 3 144 होता है, प्लस 164 रहेगा। इस प्रकार से मिलेगा डिवाइडेड बाय 1000, यानी आपको मिलेगा 16.416। इस प्रकार से आपको केएफ का वैल्यू मिलेगा। इसका यूनिट रहता है केल्विन केजी पर मोल। यूनिट लिख के रखिएगा सो दैट नो क्रेडिट विल बी लॉस्ट। अब केएफ का वैल्यू मिल गया, उससे हमें क्या निकालना है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। तो पहले हम डेल्टा टीएफ निकालेंगे ग्लूकोज सोल्यूशन का बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला 1000 इनटू केएफ। फॉर्मूला फिर से रिपीट नहीं किया तो भी चलेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। 16.416 इनटू क्या रहेगा? W2 ग्लूकोज। W2 ग्लूकोज कितना है? 5 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? M2 ग्लूकोज। M2 ग्लूकोज कितना है? M2 ग्लूकोज 180 रहेगा इनटू W1S, W1 ग्लूकोज। W1 ग्लूकोज कहाँ है? 95। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। देखिए अब ये सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मैं लॉग की मदद से एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, यानी कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ मैं लॉग की कैलकुलेशन लिखता हूँ। लॉग ऑफ x इक्वल्स 1000 को आपने कंसीडर नहीं किया तो भी चल जाता, लीव इट। 16.416 को हम कैसे यूज करेंगे बेटा? राउंडिंग ऑफ अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लॉग टेबल में 4 ही डिजिट्स दिए रहते हैं। फिर ये जो डिजिट आपको दिख रहा है उसको हमें कट करना पड़ेगा। तो उसके लिए रूल क्या कहता है? ये 5 से बड़ा होने के कारण यहाँ पे हमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो 16.42 रहेगा। इसका लॉग हमें लिखना है या कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा। 16 का कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट रहता है, 16 का 4 में 2 का मिन डिफरेंस आप देखोगे। लॉग टेबल साथ में रखो। 16 का 4 में 2 का मिन डिफरेंस आता है 5, 2153। यस, 2153। यहाँ इनटू है इसलिए प्लस रहेगा। 5 एक ही डिजिट है, 1 माइनस 1 0 होगा। 50 का 0 में देखिए जरा, 6990 रहेगा। माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डिवीजन दिख रहा है। 180 में 3 डिजिट से 3 माइनस 1 2 होगा। कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। 90 पार्ट के लिए 18 को 0 में देखिए, 2553 दिख रहा, प्लस 95 में 2 डिजिट से 2 माइनस 1 1 करना, कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। 95 का 0 में देखो, 9777। फिर दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 प्लस 0 3 रहेगा, 5 प्लस 9 14 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 9 11 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9, 1 पॉइंट माइनस, 3 प्लस 7 0 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 7 31, 5 प्लस 1 6 प्लस 7 31, 2 प्लस 1 3 प्लस 9 12 1, 2 प्लस 1 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3 माइनस 0 3 रहेगा, देन 4 माइनस 3 1 रहेगा, 11 माइनस 3 8 रहेगा, 9 माइनस 3 6 होगा, एंड 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा। Therefore, x equals anti-log of bar 3.6813। आपको इसका एंटीलॉग देखना है। अभी हमने आपको बताया था एंटीलॉग देखते समय डेसिमल के बाद के 2 डिजिट पहले देखना। फर्स्ट कॉलम में 0.68 का किसमें देखोगे बेटा? 1 में। यस, 4797 दिख रहा है, और 3 का मिन डिफरेंस उसी रो में आपको देखना है, 3 ही दिख रहा। तो ये रहेगा 4800, तो मिलेगा आपको 4800, मतलब 4.8 डेसिमल के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। और ये जो रहता है 8 फॉर्म द पावर ऑफ 10 10 टू द पावर -3 होगा। ठीक है, और यहाँ हमने 1000 छोड़ दिया था, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -3 कैंसिल आउट होगा। यहाँ बचेगा 4.800। ये जो रहेगा डिग्री सेल्सियस में हम लिख सकते हैं।
और उसके बाद आपको फिर क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मतलब आपको यहाँ निकालना पड़ेगा डेल्टा टी, सॉरी आपको निकालना है टी एफ ऑफ ग्लूकोज निकालना है। इक्वल्स क्या रहेगा, डेल्टा टी एफ माइनस, इसको इधर ट्रांसफर करो तो मिलेगा टी एफ नॉट, सॉरी टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, इस प्रकार से मिलेगा। टी एफ नॉट कितना रहेगा 273.15 माइनस 4.8, तो आपका आंसर कितना मिलेगा देखिए जरा, 273.15 माइनस 4.80, 5 11 माइनस 8 3 रहेगा, 113 माइनस 5 8 होगा, 268.35 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से आपको लिखना है। सॉरी नॉट डिग्री सेल्सियस, यहाँ हम सॉरी। तो यहाँ देखिए 3 मार्क का वेटेज किस प्रकार से रहता है, आपको काफ़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ी है। तो हो सकता है आधा मार्क यहाँ पे रहेगा, आधा मार्क इस फॉर्मूले पे रहेगा, हाफ मार्क इस वैल्यू पे रहेगा, देन हाफ मार्क इन वैल्यूज को पुटअप करने के लिए रहेगा, हाफ मार्क इस पे रहेगा, आधा मार्क इस पे रहेगा। ऐसे 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। फिर से कहता हूँ मार्किंग स्कीम वेरी भी हो सकती है। 18th question, what is the molar mass of solutive solution prepared by dissolving 0.822 gram of 8 in 300 milli dm cube of water has an osmotic pressure of 149 millimeter of Hg at 298 Kelvin। सबसे पहले लिखेंगे 2 मार्क का प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन गिवन। व्हाट इज गिवन हियर, मोलर मास ऑफ सॉलिड निकालना है, मतलब M2 आपको फाइंड आउट करना है। देन सॉल्यूट का मास दिया है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द W2 0.822 ग्राम, ये ग्राम में ही होना चाहिए, किलोग्राम में तो ग्राम में करना पड़ेगा। वॉल्यूम इज गिवन हियर, जिसको हम भी लिखेंगे 300 मिली डीएम क्यूब, ऐसे लिखा है। 300 मिली डीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डीएम क्यूब, ऐसा कन्वर्जन फैक्टर रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 0.3 डीएम क्यूब, मतलब 0.3 लीटर। डीएम क्यूब एंड लीटर दोनों सेम होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया है, कितना 149 मिलीमीटर दिया है, उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना जरूरी है। और 1 एटमॉस्फेयर यानी कितना मिलीमीटर होता है 760, याद करना 1 एटमॉस्फेयर इक्वल 760 मिलीमीटर। तो 149 मिलीमीटर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करते समय डिवाइड बाय 760 करना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट हियर 0.196 atm। नाउ सी हियर टेम्परेचर ऑल्सो गिवन 298 केल्विन। अब हर प्रॉब्लम को सोल्व करते समय गिवन को लिख के रखना, कभी कभी गिवन पे भी वेटेज रहता है, हर बार नहीं रहेगा, लेकिन एक आधे केस में ऐसा हो सकता है। लास्ट ईयर हाफ मार्क दिया गया था गिवन पे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, क्या नहीं, मोलर मास इन और बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है phi इक्वल्स W2 RT अपॉन M2 इंटू V। हमें M2 निकालना है, इसलिए M2 इक्वल्स इस पे आधा बदल रहेगा, ठीक है। M2 इक्वल्स W2 0.822 इंटू R का वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन दिया रहेगा 0.0821 देंगे। टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन रहेगा, डिवाइडेड बाय M2। M2 कितना है बेटा, सॉरी M2 नहीं, पाई रीअरेंज करना पड़ेगा। पाई का वैल्यू कितना दिया है 0.196 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.3। इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुटअप करने पे आधा मार्क रहेगा, यू विल गेट आंसर 342, इस पे आधा मार्क रहेगा। यूनिट लिख के रखना है मोलर मास का ग्राम पर मोल, इस पे आधा मार्क रहेगा। 2 मार्क का ऐसा प्रॉब्लम रहेगा जो लॉग टेबल की मदद से आपको सॉल्व करना है।
उसके बाद क्या लिखना बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए लिखना, सिंपल वे में लिखना। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है, देखो हम जो सॉल्यूशंस यूज करते हैं जनरली डे टू डे लाइफ में या प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, वो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब 2 कंपोनेंट्स उसमें रहते, एक सोल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां इस मेम्ब्रेन थ्रू कौन पास होगा, तो याद रखना 2 में से सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पास होता, दैट इज सॉल्वेंट। सॉरी, 2 में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट पास होता, दैट इज सॉल्वेंट। 2 में से एक ही पास हुआ, इसलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसे कहना। तो डेफिनेशन क्या रहेगा, मेम्ब्रेन which allows passage of solvent through it is known as semi-permeable membrane. देखो डेफिनेशन इसी प्रकार से लिखना है, यहाँ पासेज ऑफ सॉल्वेंट भी होना चाहिए। सॉल्यूशन लिखा 0 मार्क, सोल्यूट लिखा 0। आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस, और उससे भी दूसरा क्वेश्चन पूछा है डिफाइन ऑस्मोसिस। ओके, अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो पहले मैं यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस का। इस प्रकार से हमने एक वेसल लेना है, वेसल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाना है, यहाँ फ्रेश वाटर हम लेंगे, यहाँ सॉल्ट वाटर भरा रहेगा, यहाँ कोई भी सोल्यूट डिसॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है, डाइल्यूट जस्ट आपको समझने के लिए। यहाँ सॉल्ट डिसॉल्व रहता है, इसलिए हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ एक पिस्टन लगाया गया है, पिस्टन, और यहाँ एक इस प्रकार से वाटर आउटलेट अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए इस सॉल्ट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे हम फाई लिखेंगे, ठीक। और इस पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर इस प्रकार से अप्लाई करेंगे कि इट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। Since external pressure is greater than osmotic pressure of solution, what will happen here? क्या होगा एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे वाटर आउटलेट थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, देखिए इस प्रकार से। एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा होने के कारण अब यहाँ सॉल्वेंट फ्लो होगा फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्चुअली ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट फ्लो कहां से कहां होता, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, लेकिन यहां डायरेक्शन कैसा है, कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स फ्लो इज टेकिंग प्लेस ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम concentrated to dilute solution थ्रू, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क, नो क्रेडिट विल बी गिवन हियर। मेम्ब्रेन where pressure greater than osmotic pressure of solution is applied on solution is called reverse osmosis। डेफिनेशन लिखना, 1 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। और एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के रखोगे तो उस पर 1 मार्क आपको दिया जाएगा। ये डायग्राम बनाते समय ये कंडीशन मेंशन करना मत भूलना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखना दिखाना जरूरी है। तो हो सकता है
ये पूरा जो स्कीमेटिक डायग्राम है उस पर 1 मार्क आपको दिया जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन लिखना है ऑस्मोसिस का, जस्ट अपोजिट टू रिवर्स ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम diluted to concentrated solution through semi-permeable membrane is called osmosis। अब हो सकता है ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ना पूछते हुए ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको उसका भी डेफिनेशन मगअप करके रखना है। डेफिनेशन किस प्रकार से लिखोगे? एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। 0.01 मोलार aqueous formic acid solution freezes at minus 0.021 degrees Celsius. Calculate its degree of dissociation. KF दिया है, freezing point of water is given, 2 मार्क का प्रॉब्लम है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। सबसे पहले गिवन लिखना, क्या दिया है? टी एफ दिया है सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 0.021 डिग्री सेल्सियस। टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। के एफ इज ऑल्सो गिवन, ओके। मोलरिटी भी यहाँ पे दी गई है 0.01 मोलार। तो देखिए सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकालना, फॉर्मूला है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट कितना है? 0 माइनस 0.021 यानी मिलेगा 0.021 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला यूज करना, आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी। अब हमने यहाँ आई से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि यहाँ जो सोल्यूट किया है फॉर्मिक एसिड, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। और याद रखना है आपको, जब भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा, मल्टीप्लाई फॉर्मूला बाय आई। आई क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। फिर आई निकालना है, डेल्टा टी एफ क्या रहेगा? 0.021 डिवाइडेड बाय के एफ। के एफ का वैल्यू 1.86 इंटू मोलरिटी 0.01। सो 0.0 मतलब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? 0.01 मतलब 10 टू द पावर -2 होता है, ऊपर चला गया 10 टू द पावर 2 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करो 2.1 मिलेगा डिवाइडेड बाय 1.86। इसको हम लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा आपको 1 पॉइंट, सॉल्व करना है 1.129, लॉग टेबल यूज करना। अब आय हमें मिल गया, हमें क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगा? अल्फा का फॉर्मूला आपको मदद करना पड़ेगा। अल्फा का फॉर्मूला है बेटा i माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। आई कितना है? 1.129 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। n क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मिक एसिड आफ्टर डिसोसिएशन। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ये कौन सा आयंस बनाता है? H पॉजिटिव एंड HCOO नेगेटिव। कितने आयंस बनाया? 2। इसको एग्जाम में मत लिखना, इसलिए n का वैल्यू 2 रहेगा -1, तो मिलेगा 0.129 डिवाइडेड बाय 1। सो 0.129, इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 12.9% आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखना है। क्या बता सकते हो, रिकॉल कर सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन? ट्राई टू रिकॉल। तो आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? ओके, देखिए जगह कहाँ पे दिख रही है, थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा ना। ओके, यहाँ से मैं लिखता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच। अब देखिए फ्रीजिंग का मतलब क्या होगा? तो फ्रीजिंग होते समय लिक्विड का रूपांतर सॉलिड में होता है। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, आइस
ट्रे जो आता है उसमें पानी भर के फ्रीजर में रख दीजिएगा, पानी का रूपांतर कुछ समय के बाद किस में होगा, आइस में होगा, दैट इज सेड टू बी द फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये होता है दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन हम साइंटिफिक डेफिनेशन लिखेंगे, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of its own solid is known as freezing point। इस प्रकार से डेफिनेशन लिखना, 1 मार्क डेफिनेशन पे रहेगा, 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, ये हाफ मार्क का फॉर्मूला, देन हाफ मार्क आय का वैल्यू कैलकुलेट करने पे रह सकता है, देन हाफ मार्क यहाँ हो सकता है और यहाँ पे रहेगा हाफ मार्क। इस प्रकार से 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज बैंड ऑफ फैक्टर, हाउ इज बैंड ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले डेफिनेशन लिखना, रेशियो ऑफ colligative property of electrolytic solution to colligative property of non-electrolytic solution of same concentration is known as band of factor। so definition याद करना पड़ेगा, ऑफ फैक्टर 1 मार्क डेफिनेशन पे रहेगा। अब रिलेशन डिराइव करना है 2 मार्क के लिए, तो रिलेशन कैसे रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा डेरिवेशन, लेट 1 मोल ऑफ AXBY be dissolved in water, let alpha be the degree of dissociation। ठीक है, इस प्रकार से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। अब यहाँ पे देखिए AXBY को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक कौन सा आयन बनाएगा, कितने बनाएगा, तो A पॉजिटिव आयन बनाता, B नेगेटिव आयन बनाता। देखिए अब स्प्लिट कैसे लिखना थोड़ा सा कठिन है। अब A के कितने आयन लिख रहा है, X, इसलिए यहाँ X लिखेंगे, B के Y है इसलिए यहाँ Y लिखेंगे। अब इस प्रकार से आप फॉर्मूला लिखोगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चार्जेस पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुए। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉजिक सिंपल, ये y यहाँ लिखेंगे, ये x यहाँ लिखेंगे, हो गया बैलेंस्ड। एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स वाई नेगेटिव, चार्जेस आर बैलेंस्ड किया। उसके बाद इनिशियली एक टेबल थोड़ा सा बनाना पड़ेगा छोटा सा। इनिशियली इसके कितने मोल हमने ऐड किए सोल्यूशन में, 1। अब इसका 1 मोल जैसे कि वैसा है, मतलब ये आयंस बनेंगे ही नहीं, इसलिए इनिशियली इनका नंबर ऑफ मोल्स कितना लेना, 0 एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गया इसलिए कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। फिर इसका कितना बनेगा, तो x अल्फा, इसका अल्फा डिसोसिएट हुआ इसलिए इसका x अल्फा, इसका y अल्फा बनेगा। ठीक है, अब हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कैसे निकालना, तो AXBY के कितने पार्टिकल्स बच गए, 1 माइनस अल्फा, प्लस रहेगा Y पॉजिटिव के X अल्फा बने, प्लस BX निगेटिव के Y अल्फा बने, इक्वल्स 1 माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन निकालना है तो क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा, सॉरी अब यहां से हम अल्फा कॉमन निकालेंगे, इसलिए 1 प्लस अल्फा कॉमन निकाला बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, x, पहले इसको लिखेंगे, प्लस अल्फा निकल गया, प्लस अल्फा निकल गया, y, और यहां प्लस अल्फा निकलने के कारण बचेगा -1, यहां -1 बचेगा। फिर लिखोगे 1 प्लस अल्फा। अब x क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, y क्या है,
टोटल नंबर ऑफ एनाइंस, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कैटाइंस प्लस टोटल नंबर ऑफ एनाइंस को हम लिखेंगे कैपिटल स्मॉल n से -1, जहां n इक्वल्स लगेगा x प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। फिर I का फॉर्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन divided by moles added initially। ठीक है, सो I इक्वल्स पार्टिकल्स कितने बचे हैं बेटा, 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना मोल हमने इनिशियली ऐड किया था, 1। यहाँ इस प्रकार से लिखेगा। तो देखिए I इक्वल्स, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे 1 को इधर, ये जो 1 है इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I माइनस 1 इक्वल्स अल्फा इंटू n माइनस 1, देयरफॉर अल्फा का फॉर्मूला मिलेगा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इस प्रकार से पूरा डेरिवेशन आप लेके रखोगे, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। सो दिस वे we have discussed total 21 questions of chapter solutions. Do mug up all these questions, do writing practice of all these questions so that you would be definitely benefited in your board examination of February 2025। आपका स्कोर अच्छा आ सकता है और ये चैप्टर काफी आसान है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप इस चैप्टर को प्रीफर करेंगे ताकि कोई क्रेडिट लॉस ना हो। तो आज के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रिया। थैंक यू।